किसी ने बड़े शिद्दत से कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि सब कहते हैं कि पत्नी सिर्फ परेशानी देती है। सब कहते हैं कि पत्नी सिर्फ परेशानी देती है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि परेशानी में भी सिर्फ पत्नी ही हमारा साथ देती है। तुमसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं और नाराजगी भी रखते हैं। तुमसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं और नाराजगी भी रखते हैं, पर तुम्हारे बिना जीने का ख्याल नहीं रखते। ये सिर्फ पत्नी ही कहती है। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक और कहानी, जिसका नाम है पत्नी से पति। आवाज सरोज शर्मा। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीजों से बहुत ही नफरत थी और उनकी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़ थी। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों का व्यवहार रखती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका दिल बहुत ही दुखता था और रोता भी था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती तो कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियां पहने हुए गर्व से सिर उठाए चलते हुए देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर रह जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पात्र में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय था। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारी होने लगी। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल महसूस के रह जाती थी। एक वह है जो यूं खुश खुश आजादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूं कि पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूं। इन तीन तिल्लियों को कैसे तोड़ सकूं? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीजें विदेशी थीं। स्वदेशी का एक सूत भी वहां पर न था। यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और वही चीजें यहां उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर सी उठी। इन चीजों को उठाकर उसी होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय से उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा, जरा इन सिरफिरों को तो देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? किसी ने सच ही कहा है, हिंदुस्तानियों को तो न अक्ल आई है और न ही आएगी। कोई कल भी तो
सीधी नहीं थी। गोदावरी ने कहा, तुम भी तो हिंदुस्तानी हो। सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका कोई हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या हिंदुस्तानी समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म, वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदे। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम में रसीद कर ले जाता। तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्दों में तिरछ तिरस्कार भर के कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं रहता। भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो। छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय कर रहा है। सेठ ने भौं चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है। सेठ बोलता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है, मुझे किसके साथ से मिलता है। वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है कि कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या आध्यात्म का यही आशा है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए। जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो। क्यों इन दीवानों को इतनी अक्ल नहीं आती है कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेज का बाल भी बांका नहीं कर सकता। गोदावरी, तो फिर क्यों नौकरी करते हो। परमात्मा की इच्छा होगी तो आप भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़ते हो वैद्य के घर। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। सेठ बोलता है, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीजों को जला देना ऐसे काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी बोलती है, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। सेठ बोलता है, नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली। आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी असहाय था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई की खूंटी पे खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजाकर गा रहा था गाना, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। जब खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे, खड़ा रह। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें उसे 1 पैसा मिला। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही न था।
पैसे अगर 2-4 मिल जाते तो इस वक्त वह जरूर दे देती, पर वहां एक ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था, किसी दुकान ने नहीं लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्मा रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी थी। तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माता जी कुछ खाने को दे दीजिए, आज दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। गोदावरी ने बोला, दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा बोला, क्या करूं मां, कोई खाने को नहीं देता है। गोदावरी बोली, इस पैसे का चबैना लेकर खा लिया कर। अंधा बोला, खा लूंगा माता जी, भगवान आपको खुश रखे, अब यही सोता हूं। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। सेठ ने विलायती दूध, पाउडर, विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पिया, विलायती बिस्किट खाई मक्खन के साथ, विलायती दूध भी पिया। फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिंगार मुख में दबाकर घर से निकल पड़े और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने को चल दिए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने यह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और बाड़ी विलाप का कोई भी असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए खद्दर की सी साड़ी लाने पर भी सहमत न हुआ। यहाँ तक कि गोदावरी ने उससे कभी कोई चीज मांगने की कसम भी खा ली थी। क्रोध और ज्ञानी ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलूं, क्यों इनकी इच्छाओं की लौड़ी बनूं। मैंने इनके साथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? उसकी सजा ये खुद झेलेंगे, उसका अपराध उनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार है। या अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़े, मुझे क्या गरज है कि मैं उसमें उनका सहयोग करूं। जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं है। यह नौकर है या गुलाम, नौकरी और गुलामी में अंतर होता है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्वाह काम करता है। यह नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे, तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं है। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सरकार ने इससे कब कहा है कि देसी चीजें न खरीदे? सरकारी टिकटों तक पर यह सब लिखे होते हैं, स्वदेशी चीजें खरीदो। इससे विदित होता है कि सरकार देसी चीजों का निर्वेश नहीं करते। फिर भी हम महाशय सुरखुरु बनने की फिक्र में हमेशा बने रहते हैं। मिस्टर सेठ ने कुछ झेपते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी बोली, नहीं, विरक्त मन से कभी नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा तमाशा है गोदावरी,
मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ में पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदहवास न होते। आंखें फाड़ कर बोले, तुम खेलने के लिए जलसे में आओगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।